हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और आई एम सॉरी, मैं बहुत दिनों से बायोलॉजी की वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बाकी तरफ ध्यान दे रहा था। तो आज फिर से मैं बायो की दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो पिछले बार हमने पढ़ा था कि एनिमल्स जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझ लो, जैसे कि हम एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास लंग्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो हमारे पूरे बॉडी के लिए सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन प्लांट्स के लिए ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करने के लिए। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टीम, लीव्स एंड रूट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, वेयर एज ऑल पार्ट्स ऑफ एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला नोट्स चाहिए तो नीचे मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप उस टेलीग्राम लिंक में आओ और मुझसे जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको साइंस के ये सारे नोट्स फ्री में मिलते रहेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। पार्ट बाय पार्ट आएगा, जैसा मैं वीडियो में पढ़ाऊँगा वैसा आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन प्लांट्स transport of gases from one part to another part is not required, but in case of animal the respiratory gases oxygen, carbon dioxide are transported over long distance during respiration। अब होता क्या है, देखो एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो यहाँ से जो हमारा ऑक्सीजन है ना वो ब्रेन तक जाएगा, हमारे हैंड्स तक आएगा, यहाँ तक आएगा, हमारे टोस तक जाएगा, तो पूरे बॉडी में वो जाता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स का एक पार्ट रेस्पिरेशन करता है और वो वहीं पे उसका नीड्स को पूरा कर देता है, फिर दूसरा पार्ट रेस्पिरेशन करेगा, फिर वो उस पार्ट के ऑक्सीजन के नीड को पूरा कर देगा। तो एक प्लांट में रेस्पिरेशन किन किन पार्ट से होता है? सबसे पहले हो गया उसके लिप्स से रेस्पिरेशन होता है। सेकेंड, उसके स्टेम से भी रेस्पिरेशन होता है। एंड थर्ड, रूट्स। तो एक प्लांट में 3 ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ से प्लांट रेस्पिरेशन करता है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? लिप्स, स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन प्लांट्स respiration occurs at a much slower rate while respiration in animals occurs at a much faster rate। तो एनिमल्स के केस में जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन बहुत ही फास्ट करते हैं, एनर्जी भी बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। लेकिन प्लांट के केस में रेस्पिरेशन थोड़ा स्लो होता है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो वे लोग डिफ्यूज़न से करते हैं। डिफ्यूज़न जो है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और इसके बारे में भी हम लोग नीचे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रूट्स। तो रूट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस तरीके से होते हैं? तो आपको ये पिक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, आप अच्छे से देखो। ये प्लांट है, इस प्लांट का जो अपर वाला पार्ट है, डेट मीन्स अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, ये अपर वाला पार्ट है, तो ये अपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। यानी हमारा जो स्किन होता है, स्किन का जो अपर वाला पार्ट होगा ना, सबसे अपर वाला पार्ट जो अंदर वाले सारे पार्ट को कवर करता है, उसको सेफ रखता है, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। तो अब क्या होता है कि एक प्लांट के रूट का एपिडर्मिस में छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो रूट हेयर्स, यहाँ पे देखो रूट हेयर्स, यहाँ पे रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स के थ्रू जो ये सॉइल में ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो रूट हेयर जो होता है वो क्या करता है? डिफ्यूज़न के थ्रू अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एपिडर्मिस के थ्रू अंदर भेज देता है, जिससे कि वहाँ के सारे नीड्स को वो पूरा कर देता है। डैट मीन्स कि रूट में जो ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन होना चाहिए, तो वो रेस्पिरेशन का जो नीड होता है वो रूट्स उसको पूरा कर देता है। रूट हेयर जो है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आगे चलते हैं, डोंट वरी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है कि रूट्स टेक अप ऑक्सीजन प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये मैंने बता दिया आपको। द ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द रूट हेयर एंड पासेस इनटू ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट फ्रॉम रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द रूट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच मूव्स आउट इनटू द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि 2 गैसेस होते हैं जिनको हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं।
और वो दो गैसेस कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को ही हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। तो जब ये प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा होता है तो वो ऑक्सीजन को लेता है, लेने के बाद आपको पता ही है उसके बाद वो क्या होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, जिसमें से आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू डिफ्यूज़न के मेथड से वापस से सॉइल में घुल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ रहा है चिल्ड्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो क्या बोला है, चलो पढ़ लेते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द लैंड प्लांट्स डाई इफ देयर रूट्स रिमेन वाटर लॉक्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। ठीक है, दिस इज बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल्स ऑल द एयर फ्रॉम इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हर जगह पे फॉर का मैंने फ्रो लिख दिया गलती से, ठीक है। अंडर दिस कंडीशंस द रूट्स विल रेस्पायर एंड एरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल एंड दिस में किल द प्लांट। अब इसमें होता क्या है बच्चों, देखो ऐसा कहते हैं कि जो प्लांट है ना, उस प्लांट के रूट्स को ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसे जगह में जहाँ पे रूट्स ज़्यादा पानी में हो, यानी वहाँ पे वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो वाटर होगा ना, वो वाटर जितना भी वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उन ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो जब भाई रूट्स में, जब सॉइल में ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तो प्लांट के रूट्स आखिर ऑक्सीजन लेंगे कहाँ से, वो वाटर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। प्लांट के पास गिल्स थोड़ी होती है, गिल्स ही ऐसा है जो वाटर से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है ना। तो उसके पास तो गिल्स नहीं है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगी। तो इसीलिए जब वो रेस्पिरेशन करती है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता ही है होता क्या है, अल्कोहल का फॉर्मेशन। और जब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा तो रूट्स जो है वो आपस में ही अपने आप को मार देंगी, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसीलिए फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम कभी भी आप कोई प्लांट लगाओ तो ध्यान रखना कि वो कोई बहुत ज़्यादा वाटर वाले एरिया में ना हो, उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ही मिलना चाहिए। ज़्यादा वाटर भी अगर रूट्स को मिलेगा तो वो रूट्स डैमेज हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करता है, जिसकी वजह से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और रूट्स खत्म हो जाते हैं। रेस्पिरेशन इन स्टेम, स्टेम में रेस्पिरेशन आखिर कैसे होता है। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी इन द स्टेम ऑफ सॉफ्ट हर्बेसियस प्लांट टेक थ्रू स्टोमाटा। जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं ना, जो एकदम सॉफ्ट यानी हर्ब्स होते हैं, हर्बेसियस का मतलब हर्ब्स यानी जो एकदम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ऐसे प्लांट के स्टेम, तो उन सारे स्टेम में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। दैट मीन्स जो सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं उनमें भी स्टोमाटा होता है, लेकिन इन वुडी स्टेम द बार्क हैज़ लेंटिसेल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब आप ये बोलोगे सर ये लेंटिसेल्स क्या होता है, तो डोंट वरी, आप ये पिक्चर में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपको छोटे छोटे दरार दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे दरार, इनको ही हम कहेंगे लेंटिसेल्स। ठीक है, जरा इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ना इसको हम कहेंगे लेंटिसेल्स। अब ये लेंटिसेल का काम क्या होता है, यही वो पार्ट होता है हार्ड स्टेम का, यानी ऐसे प्लांट जो हार्ड होते हैं उन प्लांट्स का ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसी पार्ट से वो क्या करते हैं, अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करते हैं। मीन्स यहीं से ऑक्सीजन अंदर आता है और रेस्पिरेशन होता है, और फिर यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन लिप्स। ये बात तो आपको पता ही है कि रेस्पिरेशन इन लिप्स कैसे होता है भाई, स्टोमाटा। ठीक है, तो स्टोमाटा क्या होता है, याद है मैंने आपको बताया था कि जब स्टोमाटा फूल जाता है तब उसका जो पोर्स है वो खुल जाता है ना। तो जब उसमें वाटर जाता है, जब ये देखो ये जो स्टोमाटा है ना, ये स्टोमाटा आपको दिख रहा है, ये ओपन स्टोमाटा है। दैट मीन्स कि इसमें स्वेलिंग हुआ है। ये देखो, ये जो इसके गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल किए हुए हैं, ठीक है, और इसके गार्ड सेल्स देखो श्रिंक किए हुए हैं, ये स्वेल नहीं है। तो जब उसके अंदर वाटर जाता है तब वो स्वेलिंग कर जाता है, फूल जाता है, तो उसका रास्ता बीच वाला खुल जाता है और वहीं से रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस होने लगता है। ठीक है, तो याद रखना, जब ये गैसेस मतलब ये जब खुलता है ना स्टोमाटा, तो जब ये खुलता है तो बहुत सारा गैस जो है वो अंदर बाहर होने लगता है। ठीक है, इससे प्लांट के बहुत सारे वाटर भी जो है वो रिलीज होने लगते हैं वहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इसलिए ज़्यादा देर के लिए स्टोमाटा जो वो खुला नहीं रहता है। नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लिप्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा। तो हमें पता ही है प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन से। आप याद रखना, डिफ्यूजन से। ठीक है, नेक्स्ट, respiration in lips occur during daytime as well as night, but photosynthesis occurs only during the daytime. अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों सेम चीज़ है, बट
ये ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो अपना फूड जनरेट करता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस दिन के समय में ही होता है, वो रात के समय में नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो दिन के समय में भी होता है और रात के समय में भी होता है, ठीक है। तो दिन के समय में ड्यूरिंग द डे रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो स्लो होता है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मात्रा में हो रहा होता है, ठीक है। और रात के समय में फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, तो वहाँ पे रेस्पिरेशन ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि दिन के समय में आप प्लांट के नीचे रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बल्कि उस समय उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो वो एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो फूड बनाते वक्त जब वो रिएक्ट करता है तो उसके बाद वो अपना ग्लूकोज बनाता है और साथ साथ में आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। लेकिन नाइट के टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब वहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए उसको क्या चाहिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए ऐसे भी प्लांट को ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, लेकिन दिन के समय में वो कम होता है, रात के समय में ज़्यादा होता है। तो जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया, डैट मीन्स कि ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी बढ़ गया, तो रात के समय में प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि भाई आप प्लांट के नीचे या कोई भी ट्री के नीचे रात के समय में मत बैठना। इससे होता क्या है कि वो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं वो आप ज़्यादा इनहेल कर लोगे, तो आपका बॉडी जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आप अच्छे से देख सकते हो, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो ड्यूरिंग द डे टाइम बट इट गेट्स फास्टर एट नाइट एज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। जब तक फोटोसिंथेसिस होगा तब तक जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा वो कम होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस बंद हुआ रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, यहाँ पे हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे, और वो बहुत बड़ा चैप्टर है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। हर एक एनिमल जो है वो अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिफ्यूज़न, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर एट हायर कंसंट्रेशन टू एरिया वेयर दे आर एट लोअर कंसंट्रेशन। दिस हैपन ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये आपको पता है, ये मैंने बताया था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और कोई भी अगर मॉलिक्यूल मूव करता है, जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी सरफेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एनारोबिक बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेसियम etc. the respiratory gases diffuse between the surrounding medium and the cell across plasma membrane, ठीक है। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है, मैं मल्टी सेलुलर की बात नहीं कर रहा। तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे कि एरोबिक बैक्टीरियाज हो गए, सॉरी बैक्टीरियाज बोल दिया, एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, है ना, अमीबा, पैरामेसियम, तो ये सारी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो रेस्पिरेशन करती है अपने बॉडी सरफेस से। उनके अंदर जो उनका सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उस सेल मेम्ब्रेन से ही वो रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट, द एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स which live in soil use their skin to absorb oxygen from air and remove carbon dioxide। और जैसे कि अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं, तो अर्थवॉर्म क्या करता है, अपने स्किन, उसका जो स्किन होता है ना वो थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट मीन्स थोड़ा सा नमी वाला, चिपचिपा टाइप का होता है, ठीक है। तो वो अपने मॉइस्ट स्किन से ही क्या करता है, ऑक्सीजन को सराउंडिंग से लेता है, फिर अपने स्किन से ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो अगर मैं बोलूं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हुआ एक अर्थवॉर्म का, तो आपका आंसर क्या होगा, वो होना चाहिए स्किन, ठीक है। आगे चलते हैं। गिल्स, द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स एंड मसल्स यूज गिल्स टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो हमें पता है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अधिक से अधिक एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, लगभग में गिल्स ही होते हैं, और उन गिल्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, गिल्स में वो पावर होता है। नेक्स्ट, lungs, land animals such as humans, birds, lizards, dogs, frogs etc. believe
सॉरी बिल्ली बोल रहा हूँ, रेस्पायर थ्रू लंग्स, हाउएवर फ्रॉग्स ब्रीथ बोथ बाय लंग्स एंड स्किन। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, ये जो लंग्स होता है, यानी हम ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूँ, जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड में रहते हैं, तो सभी लैंड में रहने वालों के पास क्या होता है, लंग्स होता है। और लंग्स का क्या खास बात होता है कि वो एयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है। गिल्स जो है वो वाटर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और लंग्स जो है वो क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है। बस इतना ही फर्क है। एक फ्रॉग जब छोटा होता है तब उसके गिल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसका लंग्स जो है वो एक्टिवेट होने लगता है। और इस तरीके से एक समय ऐसा होता है जब एक फ्रॉग के पास गिल्स भी होता है, लंग्स भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है और अपने लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है। एंड लास्ट ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया में क्या होता है, इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो हैव टाइनी होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स ऑन देयर बॉडी एंड द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, तो उनके अंदर ट्रैकिया होता है, एयर ट्यूब्स होते हैं और छोटे छोटे बॉडी में होल्स भी होते हैं, है ना। तो इन्हीं सब दोनों वजह से वो क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि आखिर जो हाउस फ्लाई होते हैं या मॉस्किटोज होते हैं वो आखिर रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ऑप्शन दे दिया जाए तो आप इजीली क्या करोगे, वहाँ पे ट्रैकिया सेलेक्ट करके आओगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि द ब्रीदिंग रेट इन एक्वेटिक, एक मिनट, The breathing rate in aquatic animals is much faster than in terrestrial animals as the amount of dissolved oxygen in water is low as compared to the amount of oxygen in the air। तो यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन बनता है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, ज़्यादा फास्ट क्यों होता है। आप कभी भी कोई फिश को देखोगे ना, वो ऐसे ऐसे करके लेने लगता है, मीन्स बहुत ही जल्दी वो सांसें लेता है। क्यों? तो आखिर एक्वेटिक एनिमल जल्दी सांसें क्यों लेता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, हम इतनी जल्दी सांसें क्यों नहीं लेते। तो रीज़न बस यही है कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वाटर में वो कम होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट एयर में ज़्यादा होता है। तो हमें ऑक्सीजन लेने में ज़्यादा मुश्किल दिक्कत नहीं होती, इसीलिए हम ईजिली आराम से ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीदिंग भी आराम से करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई एक्वेटिक एनिमल्स की, तो उन्हें सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और वो जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान से समझ लो कि अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक है, वो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसी के थ्रू वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और उसी के थ्रू वो ऑक्सीजन को रिलीज भी कर देता है। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लानेरिया ऑल ब्रीथ के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया। आप जब नोट्स मिलेगा ना आपको, उसमें आपका सारा स्पेलिंग सही रहेगा, डोंट वरी। ब्रीथ थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम, प्लानेरिया, सबके सब क्या करते हैं, अपने सेल मेम्ब्रेन से ही रेस्पिरेशन करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द वॉल्यूम ऑफ इट्स बॉडी इज सो स्मॉल दैट ऑक्सीजन कैन क्विकली स्प्रेड टू द होल बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, याद रखना, डिफ्यूजन हम उन्हीं ऑर्गेनिज्म में देखते हैं जिनका बॉडी स्मॉल होता है, यानी लार्ज एरिया में डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, diffusion is a very slow process and it is insufficient to meet the oxygen requirement of large multicellular organism like human because the volume of human body is so big that oxygen cannot diffuse into all the cells of the human body quickly। अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। ठीक है, कि डिफ्यूज़न जो है वो हम जैसे ह्यूमन बींग जैसे एनिमल्स का ऑक्सीजन नीड को पूरा क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है। ठीक है, और अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे बॉडी से तो ज़्यादा बड़ा प्लांट होता है, सर प्लांट इतना बड़ा इतना ऊंचा होता है, सर वो तो हम लोग से भी बड़ा होता है, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न कैसे पहुँच जाता है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि डिफ्यूज़न जो है वो हर एक जगह पर नहीं होता, यानी डिफ्यूज़न जो होता है मतलब प्लांट जो रेस्पिरेशन करता है वो उसका कोई एक पार्ट नहीं होता रेस्पिरेशन करने के लिए। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, प्लांट रेस्पिरेशन 3 पार्ट से करता है, लिप से करता है,
स्टेम से करता है और रूट से करता है। तो रूट वाले एरिया में रूट डिफ्यूजन करता है, अपने सारे नीड को पूरा कर लिया। स्टेम वाले पार्ट में स्टेम अलग अलग जगह पर अपना अपना लेंटिसेल्स होता है, वो लेंटिसेल्स क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, अपना काम पूरा कर लिया। लीव्स जो है वो अपने अपने जगह पर रेस्पिरेशन करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, अपना काम खत्म कर लिया। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम सांस यहाँ से ले रहे हैं तो सिर्फ इतने ही जगह पर हमारा ऑक्सीजन पहुँचेगा? क्या हमारे टो तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा? क्या हमारे टो में छोटे छोटे होल्स हैं क्या जिसके थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हम बॉडी के लिए, हम ह्यूमंस के लिए या फिर कोई भी एनिमल के लिए जो लैंड में रहते हो या कहीं भी रहते हैं मल्टी सेलुलर होने चाहिए। तो उनमें होता क्या है कि एक डेफिनेट ऑर्गन होता है और उन ऑर्गन के थ्रू वो क्या करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। और पूरे बॉडी में इतनी जल्दी ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए डिफ्यूजन एनफ नहीं है, ये इनसफिशिएंट है। हो ही नहीं सकता कि डिफ्यूजन के थ्रू कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना रेस्पिरेशन पूरा कर ले। तो मान लो कि अगर कोई एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी हम ह्यूमन, ठीक है, अगर हम ह्यूमन ही डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करने लग गए तो होगा क्या पता है? इससे क्या होगा कि यहाँ से हम सांस ले रहे हैं ना, तो इस जगह से लेकर हमारे टो तक ऑक्सीजन को सिर्फ पहुँचने में 3 साल लगेंगे। 3 साल। सोचो, आप आज सांस ले रहे हो और वो सांस आपका 3 साल के बाद आपके नीचे टो तक पहुंच रहा है, फिर 3 साल में वो ऊपर आएगा। आप जिंदा कब रहोगे? है ना, थोड़ा फनी वाली बात। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और उस स्लो प्रोसेस से कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ऑक्सीजन के नीड को पूरा नहीं कर सकता। तो भाई अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि ह्यूमन बॉडी में आखिर कुछ तो ऐसा होगा जो ऑक्सीजन को लेकर जाता होगा, फिर लेकर आता होगा, तो कोई तो कैरियर होगा। तो जी हाँ, तो वो कैरियर का नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन विच कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स वेरी इफिशियंटली। यानी आप जो सांस लेते हो तो लंग्स में वहाँ से ऑक्सीजन को वो पूरे बॉडी सेल्स में पहुँचा देता है। तो उसका नाम क्या है भाई? हेमोग्लोबिन। ठीक है, नाम याद रखना। चलो आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थवर्म रेस्पिरेशन कैसे करता है। वेरी सिंपल, कि वो अपने मॉइस्ट स्किन से ही रेस्पिरेशन कर लेता है। चलो आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन फिश, एक फिश जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है? हम सभी को पता है कि एक फिश के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं। वो अपने गिल्स के थ्रू क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है इजीली। तो आखिर करता कैसे है? चलो हम लोग छोटा सा शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। द फिश हैज स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स, पता है सबको। आगे, व्हेन वाटर पासेज ओवर द गिल्स दे एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब जैसे कि ये देखो, फिश जो होता है ना वो अपने माउथ से वाटर को लेता है और वो गिल्स के ऊपर से पास होता है। तो जब गिल्स के ऊपर से पास होता है ना, तो उसका गिल्स क्या करता है? वाटर में से ऑक्सीजन को ले लेता है और बॉडी के सेल्स में डिसॉल्व कर देता है। और फिर जैसे रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है और फिर वो वाटर में डिसॉल्व कर देता है। तो इस तरीके का कुछ काम करता है। द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड कैरीड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ फिश। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन इज ब्राउट बैक टू द बॉडी इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर। ठीक है, तो बच्चों इसके नीचे थोड़ा सा जो बैकग्राउंड साउंड आया होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर इट। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ उसके बगल में ही मेन रोड है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये आपका था कि किस तरीके से हम रेस्पिरेशन इन प्लांट देखा हमने, रेस्पिरेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा देखा हमने, फिर रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म देख लिया, फिर हमने देखा रेस्पिरेशन इन फिश। तो अब जो अगला वीडियो आने वाला है ना, उस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप बिल्कुल वेट करना। और मैं आपको एक चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद मीन्स लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस वगैरह सब आपके आ जाएंगे। तो आप प्लीज़ नीचे जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है ना, उस लिंक में ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ के रह सको। ग्रुप भी है, आप वहाँ से बातें भी कर सकते हो और नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी। थैंक यू।